ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल को चेंज करना चाह रहा है। तो सेक्शन 61 प्रोवाइड्स दैट अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम इन जनरल मीटिंग। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ये अलाउड है कि आप शेयर कैपिटल को चेंज कर सकते हो, तो फिर कंपनी अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करेगा जनरल मीटिंग बुला के। क्या क्या चीज के लिए कर सकता है, इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकता है। कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, 10 रुपए वाला शेयर को 100 रुपए में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10,000 शेयर था 10 रुपया वाला, तो वो 1 लाख वैल्यू का था। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 10,000 शेयर इंटू 100 और वो 10 लाख के वैल्यू का बन जाएगा। कंपनी क्या करेगा, सर वैल्यू वही का वही रहेगा, 1 लाख का 1 लाख, ठीक है ना। कंपनी क्या करेगा, नंबर ऑफ शेयर को कम कर लिया, तो कभी 10 का शेयर को 100 का बना लिया, ये भी ऑल्ट्रेशन है। शेयर ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा लिया, ये भी ऑल्ट्रेशन है। ये देखो लिखा, नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विल चेंज इन वोटिंग राइट, वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं होगा शेयर होल्डर का। हाँ, अगर आपको वोटिंग परसेंटेज भी चेंज करना है तो आपको ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर into stock and convert that stock into fully paid up share of any denomination। तो fully paid up shares को stock में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अब से आपके पास नंबर ऑफ शेयर नहीं होगा, अब से आपके पास परसेंटेज ऑफ शेयर होगा। और वैसे ही स्टॉक को परसेंटेज बोलते याद है, बोले थे उस दिन, और वैसे ही स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ एनी ऑफ देम इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। बोला ना पहले 10 वाले को 100 बनाने को हो गया था, लार्जर अमाउंट में कन्वर्ट करना। वैसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 100 वाले को 10 में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉलर अमाउंट में। इसका मतलब लेकिन यही होगा, एक काम और कर सकता है, अनपेड अगर कोई वैल्यू है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि अनपेड वैल्यू छोड़ दो जाओ, कर सकते हैं ना। 10 वाले को 8 का बना लिया क्योंकि 8 रुपया पेडअप था, 8 रुपया कॉल्डअप था, 8 रुपया पेडअप था, तो 2 रुपया जो अनकॉल था उसको बोला नहीं मंगवाएंगे, अब 8 ही रुपया से शेयर का दाम, ठीक है। जो शेयर कोई नहीं लिया, मतलब जो शेयर आप इशू तो लाए थे लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उनको कैंसिल कर सकते हो। अब वो पड़ा है, कोई काम तो आ नहीं रहे, ठीक है। और ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट रिडक्शन का पार्ट नहीं गिनेगा। बाकी सब काम रिडक्शन है, ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको आपका मेमोरेंडम में चेंजेस करना पड़ेगा और इसका आपको आर्टिकल में आपकी परमिशन होना चाहिए। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर परमिट है तभी ये काम कर सकते हैं कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल को ऑल्ट्रेशन। आपने जो बोला रिडक्शन नहीं होगा, उसके एग्जांपल देंगे। जैसे मान लो बोला ना मेरा वो जो 10 का 8 बना लिया, इसको शेयर कैपिटल का कम होना नहीं बोलते, ये बोलना चाहिए। अरे बेटा जी, तो अब पहले देखो 8 रुपया मंगा रखा था, 8 इंटू 1000 रुपया करके हम 8000 रुपया मंगा रखा था। अब हम बोल रहे हैं 2 रुपया जो बाकी था ना, वो तो वैसे भी कहीं रिकॉर्डेड नहीं था ना, तो वो हम क्या बोलते, अब ठीक है 10 छोड़ो, शेयर का दाम ही 8 रुपये, तो कंपनी का अल्टीमेटली 8000 तो रह गया बुक्स में, सब कुछ, कोई फिगर ही तो नहीं बदला, तो इसको रिडक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। अब बात आता है, अगर सर कंपनी ये काम बिना ऑथराइजेशन के कर लिया या बिना मेमोरेंडम को ऑल्टर कर लिया, या जो ऊपर बोला उनके अलावा कोई और काम कर लिया। देखो ऊपर वाला बात में एक चीज तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर कुछ भी हो रहा है, शेयर होल्डर का पावर कम नहीं हो रहा, उसका वोटिंग परसेंटेज वहीं का वही रह जाएगा। अरे बेटा 100 का सामान 10 का करे, 10 का 100, सबका ही तो होगा, तो यानी मेरा शेयर कैपिटल रिड्यूस
पावर, शेयर होल्डर का पावर, वोटिंग पावर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वो रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी जिससे कैपिटल पूरा, शेयर कैपिटल ही पूरा बदल जाए बैलेंस शीट में और वोटिंग पावर ही चेंज हो जाए, वैसा काम करना अलाउड नहीं हो रहा है। भैया जी आप एक आदमी को शेयर बेचे थे कि तुम्हारा वैल्यू मेरी कंपनी में 8,000 है और अब बोलो तुम्हारा मेरे कंपनी में 6,000 ही वैल्यू है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। बेचते वक्त आप उसको 8,000 का बात बोले और अब 6,000 कर दिए, ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करता हो, कोई ऑफिसर पकड़ा गया कंपनी का, कंपनी ऐसा कर रहा है, नोइंगली कंसील द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर एंटाइटल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिडक्शन, ये रिडक्शन कर रहे हैं और क्रेडिटर लोग का नाम छुपा के बिना क्रेडिटर की जानकारी के। भैया आप शेयर होल्डर का पावर, शेयर होल्डर का वैल्यू कम कर दिया, मतलब उसका लायबिलिटी घटा दिए ना, और ये बात क्रेडिटर को पता ही नहीं है, उसका पैसा डूब जाएगा तो कौन देगा। knowingly misrepresent the nature of amount of debt or claim of any creditor, आप कोई क्रेडिटर का क्लेम को कंसील करो, आप कोई क्रेडिटर के क्लेम को मिसरिप्रेजेंट करो, ये सब अगर आप कर रहे हो तो हर ऑफिसर के ऊपर सेक्शन 447 एप्लीकेबल हो जाएगा। 447 क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जहां ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना रहा, ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं लिए, ऊपर बोले थे ना कुछ चीजों में कोर्ट का अप्रूवल है, अगर नहीं लिए तो सर ऑफिसर लोग पे फाइन है, नॉट लेस देन 5 लाख बट अप टू 25 लाख, 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन पेनल्टी सब लग जाएगा। ठीक है सर, एक छोटा सा टॉपिक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है आपको बताइए? जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे शेयर इशू करे, है ना? यस सर। इस सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्या लिखा, सेक्शन 52 प्रोवाइडेड कंपनी इशूड शेयर एट अ प्रीमियम वेदर फॉर कैश और अदरवाइज, से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड द इक्वल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन दो शेयर शैल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू करेगा तो जितना प्रीमियम आएगा उसको कहाँ लिखेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। नहीं, अब रिजर्व वर्ड हट गया, यही हमको बताना था। अकाउंट्स में तो हम लोग लिखते हाँ, अब हट गए, अब हट गए, अब SPR अकाउंट नहीं बोलते, अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं, नाम बदला हो कुछ जाएगा वही रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, सिर्फ नाम में रिजर्व वर्ड हटा लिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यही मेन टॉपिक है। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में मान लो 2 लाख का बैलेंस खड़ा है, अब आप 2 लाख को यूज कर लो बोनस शेयर बांटने में, क्योंकि बोनस शेयर में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होता है, डेबिट तो कुछ होता नहीं है, तो क्या डेबिट करोगे? कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा ना, वरना एंट्री तो नहीं होगा। तो या तो आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करो, पहले SPR को यूज करो, अगर नहीं है तब जनरल रिजर्व या PL को यूज करो, क्योंकि जनरल रिजर्व PL तो बेटा बहुत सारे काम आ सकता है ना। हाँ, तो जहाँ जहाँ ये पहले काम लग सकता है वहाँ पहले इसको काम लगा लो, क्योंकि ये सब जगह काम नहीं आएगा, इसका जो आइटम बताया बस उतना ही लिमिट है। तो आप बोनस शेयर इशू करने में काम लगा सकते हो। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तुम्हारे बुक में, तो तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास किए थे, अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए भी तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। In writing of any expense or commission paid or discount allowed on issue of shares or debenture, अगर प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए थे या उसको इशू करने का कोई खर्चा लगा था, कमीशन ममीशन, उसको राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर तुम प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो या अपना इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो प्रीमियम पे, मतलब शेयर डिबेंचर या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर कुछ भी प्रीमियम पे पब्लिक से वापस ले रहे हो, बेटा जी इक्विटी शेयर राइट ऑफ को बाईबैक बोलते हैं, इक्विटी शेयर को वापस लेने को बाईबैक बोलते हैं, और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को वापस लेने को रिडम्पशन बोलते हैं। इतना ही तो फर्क है, ठीक है। तो अगर तुम ये सब रिडीम करते हो तो इसमें यूज कर सकते हो।
अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। शेयर डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड है। तो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकता, ये बात अपने को पता है। स्वेट इक्विटी को छोड़ के नहीं कर सकता। और अगर कर दिया तो कंपनी के ऊपर 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन, एम्प्लॉय के ऊपर भी 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन, 6 महीने का जेल, सब मान लिया सर। मैक्सिमम 6 महीने का जेल है। लेकिन सर जिनको डिस्काउंट पे दे दिया उनका क्या होगा? वापस लेने नहीं, उनका राइट हैम्पर नहीं कर सकते। उनको उनका शेयर्स मिलेगा। ये जो भी नुकसान हुआ है ये कंपनी झेलेगा और ये ऑफिसर और एम्प्लॉय फाइल करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का आपको मीनिंग बताइए। इक्विटी शेयर खत्म, प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग बताइए। सर जिन लोगों को 2 चीज में प्रेफरेंस मिले, डिविडेंड में एंड वाइंडिंग अप के टाइम में रिपेमेंट में। वाइंडिंग अप के टाइम में रिपेमेंट में और डिविडेंड में, ये दोनों केस में आपको प्रेफरेंस मिल गया। बस यही आपका कहानी है। बस आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा एंड आपको मीटिंग में जब एजीएम अटेंड करने का भी, एजीएम या जीएम जो शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, एजीएम या ईजीएम, उसमें आपको अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा और कोई बात इसमें काम का नहीं है। ये एक टाइप का हाइब्रिड है शेयर्स और डिवेंचर का, ये बोल सकते हैं। शेयर्स और डिवेंचर का ये हाइब्रिड मॉडल है। एक टाइप से आप ओनर हो भी कंपनी के और ओनर नहीं भी हो। लेकिन अगर क्या काम का बात, अच्छा वो शायद आगे आए भी सकता है, पता नहीं, हम बता दे रहे अभी। अगर 2 इयर्स तक आपको आपका प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ये एजीएम ईजीएम में वोटिंग राइट हाँ सर, आ आपने जाएगा। बोला। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बेटा नाम ही में मीनिंग है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? जिस ईयर लॉस हो उस साल आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो पिछला डिविडेंड जुड़ के मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा वो ईयर। तो इस टाइप का अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी आपको बेचा है तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है। और सर ऐसा डिविडेंड है जिसमें, ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसमें आज डिविडेंड मिला तो मिला, अब अगले साल कुछ नहीं मिलेगा, पिछले साल वाला भूल जाओ। पिछले साल का डिविडेंड आप क्लेम नहीं कर पाओगे, वो नॉन क्यूमुलेटिव होगी। वैसे पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग, लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है पार्टिसिपेटिंग मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। नहीं, आपको नॉर्मल डिविडेंड मिल गया तो अब इक्विटी वालों को भी डिविडेंड मिल रहा है, उसके बाद भी अगर सरप्लस बच रहा है तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर ऐसा है जिसपे लिखा हुआ ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो फिर आपको सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। मतलब सबको डिविडेंड बांटने के बाद, इक्विटी वालों को भी बांटने के बाद बच गया तो उसमें भी आपको राइट मिलेगा। और अगर आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो आपको कोई राइट नहीं मिलेगा, आपको जो डिविडेंड मिला बस उसी में खुश रहो। ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर को बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बोल के कंपनी बेच रहा है आपको आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। रिडीमेबल और इनरिडीमेबल मतलब, रिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल, सॉरी, रिडीमेबल मतलब कंपनी बता दे रहा है आपको इशू करते वक्त कि कितना दिन बाद किस वैल्यू पे आपसे वापस लेगा। लेकिन नॉन रिडीमेबल मतलब कंपनी लाइफ टाइम में भी वापस नहीं लेगा, आपको बेचना है, बाहर वालों को बेच दो। ठीक है। रूल 9 ऑफ द कंपनी दैट स्टेट्स दैट शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? तो कंपनी का अगर आर्टिकल पावर देता है, अगर आर्टिकल्स ऑफ ऑथराइजेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड है तो ही कंपनी ये कर सकता है, प्लस ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। पहला बात तो कंपनी के एओए में इसका परमिशन लिखा होना चाहिए। सर अगर नहीं लिखा है तो अरे बहुत सिंपल है, एओए को ऑर्डर करो एसआर पास करके, तब कर सकते हो। ठीक है ना।
लेकिन सर ठीक है, एओए में लिखा है उसके अलावा और कोई कंडीशन है? हाँ, आपको अपना नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप ओनरशिप दे रहे हो ना उन लोगों को भी, तो पुराने ओनर से तो पूछना पड़ेगा जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर। एट द कंपनी एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नो सब्सटेंसिंग डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड अर्लियर। कोई पुराना प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो उसमें रिडम्पशन में डिफॉल्ट नहीं की हो इस एक्ट के आने के पहले, उनका डिविडेंड देने में कभी डिफॉल्ट नहीं की हो। अरे पुराने वालों में तुम कहानी खराब कर दिए थे, उनका पैसा लौटाने में या उनका पैसा डिविडेंड चुकाने में, तो नया इशू करने का तो परमिशन कैसे देगी? जब कंपनी एसआर पास करेगा ना, वहां ये चीज पहले अपने शेयर होल्डर से परमिशन में ले लेगा। जब प्रायोरिटी उनके बोल देगा, एसआर में ये लिखा होगा कि आपसे पहले इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगा, इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में आपको वाइंडिंग अप के टाइम में इनको पहले पैसा मिलेगा, बाद में आपको। इनको जो इक्विटी, इनको जो शेयर दे रहे हो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है पहले बता दो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। इनका वोटिंग राइट होगा कब और कब नहीं होगा, अगर तुम दे रहे हो वोटिंग राइट इनको, तो प्रेफरेंस शेयर कब इक्विटी में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे पहले परमिशन ले लो इस बात का, क्योंकि जब कन्वर्ट होंगे तब तो इक्विटी वालों का वोटिंग राइट कम हो जाएगा ना, वो नहीं होना चाहिए। ये प्रेफरेंस शेयर कम रिडीम करना है, कितना वैल्यू में रिडीम करना है, ये सब पहले ही जब तुम नोटिस भेज रहे हो ना शेयर होल्डर को कि आइए मीटिंग अटेंड कीजिए, सब इंफॉर्मेशन वहां होना चाहिए, तभी एसआर पास हो। तुम किस साइज का प्रेफरेंस शेयर ला रहे हो, मतलब कितने रुपए तक का, ये किस नेचर का होगा, मतलब ऊपर जो नाम पड़े हो क्यूमुलेटिव की नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव की नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल की नॉन कन्वर्टेबल, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेफरेंस शेयर लाने का, क्यों इशू कर रहे हो, किस मैनर में इशू करोगे, किस प्राइस पे इशू करोगे, ये सब शेयर होल्डर को तुम जनरल मीटिंग का जब नोटिस भेजोगे ना उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइस ही कैसे डिसाइड किए तुम, उसका बेसिस क्या है, इनके डिविडेंड का रेट कितना होगा, ये सारी बातें, किस मोड में रिडम्पशन करोगे, मतलब पैसा कैसे दोगे इनको, ये सब बातें पहले परमिशन में ले। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऑलवेज एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो सेक्शन 15 प्रोवाइडेड नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर विद इरिडीमेबल। आज की डेट में इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते। जब आप इस एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, अब आपको रिडीमेबल वाला ही इशू करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है ना सर? अपने इंडियन एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा। सर मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड फिर क्या होगा, मेरा मर गया तो 100 साल का, हम तो बोल देंगे ठीक है रिडीमेबल है, लेकिन 100 साल, सर ऐसे नहीं होता। तो सर कितना लिमिट है, मैक्सिमम 20 साल अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल, और अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो 20 साल से ऊपर का प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। एक बात और, 20 साल तो ठीक है, अगर आप 30 साल वाला कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 30वां साल में जाके रिडीम करोगे। 20 साल के बाद हर साल करके 10% करके रिडीम करते जाना, मतलब अगले 10 साल में पूरा रिडम्पशन हो जाना चाहिए। 10% करके एवरी ईयर प्रोपोर्शनल बेसिस पे तुमको रिडीम करना पड़ेगा। मतलब सर आप 20 साल के लिए करें तब तो एक बार में 20 साल के बाद रिडीम कीजिए, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और आप 30 साल के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 20वां साल के बाद 10% करके रिडम्पशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल बात बोला सर, पीरियड ऑफ रिडम्पशन कंपनी की इच्छा के ऊपर है, मतलब वो 20 साल में 15 साल बाद करेगा कि 2 साल बाद करेगा, वो कंपनी की इच्छा में, मतलब मिनिमम पीरियड कुछ नहीं है। Section 55 provided where a company is not in position to redeem any preference share or pay any dividend, कंपनी के पैसा नहीं है, रिडम्पशन का डेट आ गया या डिविडेंड का डेट आ गया, डिविडेंड नहीं दे पा रहा,
जैसा उनकी टर्म्स में लिखा हुआ था उस तरीके से उनको रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो 3/4 शेयर होल्डर का कंसेंट के साथ तुम ट्राइब्यूनल में पिटीशन डाल सकते हो कि भैया हमारा डेट आगे बढ़ाइए, या बाद में हम बोनस डिविडेंड दे देंगे, अभी नहीं दे सकते। तो अगर तुम्हारा डिविडेंड का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का डेट आ गया है, या प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पेमेंट का डेट आ गया है और तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उतना पैसा नहीं है, तो तुमको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। पहले अपने 3/4 शेयर होल्डर, यानी अपने पहले इक्विटी वालों से, सॉरी प्रेफरेंस के 3/4 से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले अप्रूवल ले लो और फिर ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन डाल दो कि हमको आगे डेट बढ़ाना है, हम बाद में इसको पे कर देंगे। ठीक है, जी सर। एक मिनट, ये फालतू पॉइंट लिख रहे कि जब कंपनी रिडीमेबल करेगा उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मानेंगे, तो ये उससे ऑब्वियस बात है सर, उसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बाई बैक ऑफ शेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर बाई बैक क्या होता है? कंपनी अपना इक्विटी शेयर वापस लेगा, तो इसमें कुछ रूल्स है। आप प्रैक्टिकल सम की हो, याद है? वही रूल मोटा मोटी है। तो बोला सेक्शन 68 प्रोवाइड दैट अ कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इफ, पहला बात तो बाईबैक आर्टिकल्स में ऑथोराइज्ड हो तभी कर पाएगा, और जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का एसआर पास किया गया। लेकिन यह कब करना होगा? जब 10% से ज्यादा का बाईबैक करना। मेरा 1 लाख शेयर बेचा हो, अगर हम 8,000 या 9,000 शेयर बाईबैक कर रहे हैं ना, मतलब बिलो 10%, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर 10% से ज्यादा का बाईबैक हो रहा है एक बार में, तो आपको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, तो नॉर्मल बात है। 10% से कम का बाईबैक है तो ये जो लिखा है, द बाईबैक इज 10% और लेस देन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से कम का बाईबैक है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑथराइजेशन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर 10% से ऊपर का बाईबैक हो रहा है तो आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। तब भी सर कितना बाईबैक कर सकते हैं? 10% के ऊपर कितना भी एसआर पास करके? नहीं, एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 25% से ऊपर बाईबैक तो हो ही नहीं सकता। 3 कंडीशन है बेटा। नंबर 1, शेयर जो है, नंबर ऑफ शेयर्स का 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। नंबर 2, 25% पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व से ऊपर का बाईबैक नहीं हो सकता। और नंबर 3, पोस्ट बाईबैक तुम्हारा डेब्ट इक्विटी रेशियो डबल से ऊपर नहीं हो सकता। क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर का 25% से ऊपर का बाईबैक नहीं हो सकता। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जोड़ के उसका जो 25% वैल्यू आ रहा है उससे ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। एंड बाईबैक के बाद पोस्ट बाईबैक तुम्हारा डेब्ट इक्विटी रेशियो डबल को क्रॉस नहीं कर सकता। ये तीनों कंडीशन को कैलकुलेट करते हुए जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उतना ही बाईबैक कर पाओगे। तीनों कंडीशन से एक एक फिगर निकलेगा, तीनों में जो लोवेस्ट होगा तुम उतना ही बाईबैक कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल में समझाते हैं, समझना। मेरे कंपनी का 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला, तो 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है। मेरी कंपनी के पास जनरल रिजर्व है मान लो 70,000 और सरप्लस है या रिजर्व एंड सरप्लस जो भी बोलो 30,000, तो मेरा रिजर्व सरप्लस सब कैपिटल मिला के 11 लाख है। अब पहला कंडीशन, मेरा नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है तो 25% ऑफ 1 लाख 25,000 शेयर मेरा पहली कंडीशन से निकल कर आया। सेकेंड कंडीशन है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मतलब 11 लाख का 25% है ना।
सर कितना लेकिन है? वो तो अमाउंट में आएगा ना, उसको अरे हम डिवाइड बता रहे हैं, करेंगे। हम बता रहे हैं। हाँ वो ठीक है, आपको पता है शायद, आई थिंक भी नहीं पता क्या सर? कि कैसे आएगा नंबर। तो उसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करेंगे ना नहीं नहीं, उसका। बिल्कुल नहीं, फेस वैल्यू कभी नहीं। रुको हम बताते हैं, चलो चलो फिगर निकालो। 11 लाख का 25%, 2,75,000। 2,75,000। इसको डिवाइडेड बाई करोगे, तुम एक शेयर पे कितना रुपया दे रहे हो। तुम्हारा तुमने डिसाइड किया है 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर है ना, हाँ सर। 20% प्रीमियम पे बाई बैक करेंगे। तो मतलब एक शेयर पे कितना दे रहे हो, 12 रुपया, तो डिवाइड बाई 12 कर लो, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 22,900। 22,900 जो भी आ रहा है, ठीक। एक बार 22,900। हाँ। और तीसरा कंडीशन है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेप्ट वगैरह मिला के मान लो 6 लाख रुपए। तो अभी रेशियो क्या है, 11 लाख बाई 6, डेप्ट इक्विटी रेशियो 6/11। अभी ये क्या रेशियो निकल कर आ रहा है, नहीं एक मिनट, मेरा 16 लाख नहीं, मेरा 20 लाख है लाइबिलिटी। चलो 20 लाख बाई 11 लाख, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आएगा, 20/11, 1.81। 1.81। मेरे को तो दिख रहा है ना, बाईबैक के बाद ये डबल भी क्रॉस कर सकता है, तो हमको वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। तुम्हारा अभी डेप्ट जो है डिवाइडेड बाई इक्विटी माइनस, तुम पहली वाली कंडीशन को अगर फॉलो कर लो, इन दोनों में से जो लोअर आ रहा है 25,000 आ रहा है या 22,900, तो -22,900 इंटू 12 रुपया, इतना से मेरा इक्विटी एंड रिजर्व घट जाएगा ना। हाँ। तो ये मेरा 2/1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गलती हो गई। यहाँ लिखेंगे x। हम कितना शेयर बाईबैक कर रहे हैं वही तो निकालना है। तो x ले लियो, और एक शेयर को 12 रुपये में बाईबैक कर रहे हैं, तो फिक्स है। तो ये लिख लो, तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है, तो डेप्ट कितना बोले थे, 20 लाख। हाँ तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख माइनस 12x इक्वल टू 2/1। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 लाख इक्वल्स टू 22 लाख माइनस 24x। ये इधर जाएगा तो -2 लाख इक्वल टू -24x, x कट जाएगा तो 2 लाख माइनस कट जाएगा, सॉरी 2 लाख डिवाइडेड बाई 24 कितना आ रहा है, 8,333। 8,333 आ रहा है। इस मेथड के हिसाब से तुम्हारा मैक्सिमम बाईबैक। तो तीनों में लोअर कौन आ रहा है, 25,000, 22,900 और 8,333। तो इतना ही तुम बाईबैक कर पाओ, ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ कंडीशंस पे, सब 3 कंडीशन तो क्लियर हो गई, ठीक है। ये तीनों कैलकुलेशन की कंडीशन है, बाकी लॉ की कंडीशन। लॉ क्या बोलता है, सर बाईबैक हमेशा फुल्ली पेडअप का होना होगा, पार्टली पेडअप का बाईबैक नहीं हो सकता, ठीक है। बाईबैक अगर तुम्हारा कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो बाईबैक में सेबी का नियम सारा फॉलो होना चाहिए, सेबी को सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेबी का जो भी रूल है सब फॉलो होना चाहिए बाईबैक में, और सेबी को सारा इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो ये है कंपनीज एक्ट का रूल, 3 एक्स्ट्रा। बाकी 3 तो कैलकुलेशन रूल है। 4 लॉ का रूल है कि आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, और अगर 10% से ऊपर का बाईबैक है तो एसआर पास होना चाहिए, पेडअप वैल्यू फुल्ली पेडअप होना चाहिए, और अगर सेबी का कोई रूल है या अदर कोई एक्ट का रूल तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रहा है तो सारे कंप्लाई होने चाहिए। इसके अलावा 3 कैलकुलेटिव रूल है कि बाई पेडअप कैपिटल या फ्री रिजर्व का जो टोटल वैल्यू उसको 25% से ऊपर बाईबैक नहीं हो सकता, नंबर ऑफ शेयर जो उसका 25% से ऊपर बाईबैक नहीं हो सकता, और डेप्ट इक्विटी रेशियो बाईबैक के बाद डबल से क्रॉस नहीं हो सकता।
डबल तक हो सकता है, डबल से ऊपर नहीं। टू तक आ सकता है। हाँ, एक बार अगर तुम बाईबैक ले आए तो तुमको 1 साल के अंदर अंदर बाईबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम एसआर पास करोगे शेयर होल्डर को सारा बात बताओगे नोटिस में कि बाईबैक क्यों जरूरी है, बाईबैक का क्या क्या फैक्ट्स है, जो मटेरियल बातें हैं जो शेयर होल्डर को बतानी चाहिए, किस क्लास के शेयर बाईबैक करने जा रहे हो। अगर तुम्हारे अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज है, तुम बाईबैक के लिए कितना रुपया पूरा कितना बाईबैक के लिए इतना रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हो, और बाईबैक कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा जानकारी तुमको शेयर होल्डर को नोटिस में देना पड़ेगा, फिर ही एसआर पास हो। तुम जब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे तो किस दिन ये बाईबैक का बोर्ड मीटिंग अप्रूवल हुआ था, मेन बाईबैक का ऑब्जेक्टिव क्या, वही ऊपर वाला ज्ञान, क्लास ऑफ शेयर, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, मेथड ऑफ बाईबैक, प्राइस, किस प्राइस पर बाईबैक कर रहे हो, ये प्राइस पे कैसे पहुंचे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक कितना होगा, ये सारी बातें शेयर होल्डर को इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भेज देना, ताकि वो लोग डिसाइड करके आए कि बाईबैक के लिए एसआर पास करने देना है कि नहीं करने देना। ठीक है। हाँ, एक और चीज, डायरेक्टर या प्रमोटर का कितना शेयर बाईबैक हो जाएगा इसमें, मैं उनको कितना रुपया लौटाओगे, कि मैनेजरियल पर्सन वगैरह का अगर कुछ है, मतलब उन लोगों में तो शेयर होल्डिंग होगा ना, तो बाईबैक में दो लोग भी आ जाएंगे। एंड ये कंडीशन तो बेटा जी कॉमन कंडीशन है, कंपनी भी कोई टाइप का डिफॉल्ट नहीं किया हो। क्या चीज में सर, कोई इंटरेस्ट पेमेंट में, कोई रिडम्पशन का पेमेंट में, कोई गवर्नमेंट का पेमेंट में, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट करने में, डिविडेंड डिक्लेयर किया था डिविडेंड नहीं दे पा रहा है सर, ये सब कर नहीं पा रहा है और लोगों का बाईबैक करके प्रीमियम पे पैसा लौटाने का तैयारी, सर नॉट अलाउड। ठीक है, तो बाईबैक कितने कंडीशन, एक होता है लेटर ऑफ ऑफर, सेक्शन 17(2) provide that which a company has been authorized by SR shall before the buyback of share file with the registrar a letter of offer in form number SH along with the fees। ये बाईबैक के पहले जब तुम्हारा एसआर पास हो गया तब तुम आरओसी को पहले खबर कर दो, भैया कि हम बाईबैक करने जा रहे हैं, तो एक लेटर ऑफ ऑफर पूरा बना के कैसे बाईबैक करोगे, कैसे पैसा लौटाओगे, क्योंकि भैया तुम शेयर होल्डर का पैसा लौटाने का बात कर रहे हो, जनरल पब्लिक कब हो, कहीं तुम बाद में फ्रॉडगिरी कर दिए तो पहले पूरा अपना प्रोसीड्यूर ऑफ बाईबैक सेबी को समझाओ। जब सेबी को लग जाएगा, आरओसी को, सॉरी, जब आरओसी को लगेगा तुम सारा प्रोसीड्यूर ठीक है, तब तुमको अप्रूवल देगा, तब भी बाईबैक में जाना। तो पहले एसआर पास करके आरओसी से भी अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। ठीक है, उस लेटर ऑफ ऑफर में डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का साइन होगा, नॉट लेस देन 2, और उनमें से अगर कंपनी में एमडी है तो उनमें से एक एमडी का भी साइन होना चाहिए, मतलब 2 डायरेक्टर का साइन होगा, और अगर एक एमडी है तो एक एमडी एक नॉर्मल डायरेक्टर चलेगा। ये लेटर shall be dispatched to the shareholder or security holder immediately after filing the same with the ROC। ठीक है, शेयर होल्डर को लेटर चला जाएगा, बट नॉट लेस देन 20 days फ्रॉम द फाइलिंग विद द आरओसी ऑफ द कंपनी। जिस दिन आरओसी को फाइल किया उसके 20 दिन के अंदर अंदर से, देखो आरओसी को तुम भेजे, आरओसी का अप्रूवल आने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो जब तक आरओसी आ नहीं बोलेगा तुम शेयर होल्डर को कैसे बोल सकते हो आइए आइए बाईबैक करवाइए। तुम एसआर तो पास करा लिए थे, अब अगर मान लो आरओसी मना कर दे तो तुम तो नहीं कर पाओगे ना बाईबैक, तो तुम पहले शेयर होल्डर को बोल दिया आइए आइए, और अब बोलोगे नहीं 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 हमको तो आरओसी मना कर दिया, तो ये तो कंपनी का बेइज्जती हो जाएगा। तो पहले एसआर पास कर लो, उसके बाद से आरओसी से अप्रूवल ले लो। तो आरओसी को जब तुम ये लेटर जमा किया उसका 20 दिन तक वेट करो, आरओसी का जवाब आ गया तो ठीक, अगर जवाब नहीं आया तो तुम मान लो आरओसी हाँ कर दिया, अगर ना का लेटर नहीं आया तो मान लो आरओसी हाँ कर दिया, तो अब तुम लेटर भेज दो। ठीक है, और ये बाईबैक का प्रोसीड्यूर तुम लोगों को अप्लाई करने का टाइम दो कि कौन, देखो सब कोई को जरूरी नहीं है सब अपना शेयर लौटाना चाहे, तो ये ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है। तो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक तुम लेटर ऑफ ऑफर भेजने के बाद से 15 दिन से 30 दिन तक ये ऑप्शन ओपन रखोगे, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं है। ठीक है, सेक्शन 17(7) provide that company shall complete the verification of the offer received within 15 days
अब जो लोग अप्लाई करेंगे, क्या हमको बाईबैक करना है, हमको बाईबैक करवाना है अपना शेयर, तो तुम 15 दिन में पहले वेरीफाई कर लो लोग जेन्युइन लोग है तो कौन कौन लोग है, पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा ना तुमको तो बैठ के। और अगर किसी का बाईबैक का जो कोई बाईबैक के लिए आया लेकिन तुमको लग रहा है उसका पार्टली पेड अप शेयर है तो रिजेक्ट करना होगा, कोई लेट हो गया तो रिजेक्ट करना होगा, तो 21 दिन के अंदर अंदर उनको रिजेक्ट कर दो। जिस दिन तुम ऑफर क्लोज किया वहां से 21 दिन में बोल दो आपका बाईबैक नहीं हुआ। ये बाईबैक के लिए एक एस्क्रो अकाउंट सेपरेटली खोल लो, उसका पैसा वहां रख दो, जितना तुमको रुपया लौटाने का तुम प्लानिंग कियो। जैसे अभी था ना 8833 से निकल कर आया, इंटू 12 रुपया करके वापस दोगे ना एक शेयर पे, तो जो भी वैल्यू आ रहा होगा उतना रुपया एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दो। जिस दिन तुम्हारा ऑफर क्लोज हो गया तुमको पता चल गया तो उसके 21 दिन में तुम पहले वो कैलकुलेट कर लो कि कौन कौन लोग बाईबैक के लिए आया, और फिर उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये पैसा सेपरेटली रख दो, तुम उसके बाद उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, और अब जिन दिन का ऑफर है उनको पैसा लौटाना चालू कर दो, और ये पूरा प्रोसेस 1 साल में डन हो जाना चाहिए। जिस दिन तुम बाईबैक स्टार्ट किए थे वहां से 1 साल के अंदर सबका पैसा लौटा देना चाहिए। ठीक है, देखो ये लिखा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द पासिंग ऑफ एसआर। जिस दिन एसआर पास किए थे वहां से 1 साल के अंदर बाईबैक के लिए तुम्हारे पास फंड कहां से आएगा? नहीं, बाईबैक कैसे कैसे कर सकते हो? सॉरी, सोर्स ऑफ बाईबैक, फंड तो अगले टॉपिक पे आएगा। सोर्स ऑफ बाईबैक 3 तरीका है तुम पब्लिक से शेयर उठाने का। पहला, तुम शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनल बेसिस पे पहले उनको वो लेटर दे दो और वो लोग खुद आके बोलेंगे मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा शेयर ले लो। दूसरा तरीका, तुम भी एक शेयर मार्केट में अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लो एज ए कंपनी और वहां से डायरेक्ट ओपन मार्केट से शेयर खरीदना चालू करो। ठीक है, और तीसरा तरीका, या तो तुम अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे दो कि वो लोग अपना स्वेट इक्विटी शेयर जो लिए थे वो कंपनी को वापस। तो 3 तरीका है तुम्हारे पास, 3 तरीका है तुम्हारे पास। या तो तुम जिन लोगों जो तुम्हारे शेयर होल्डर है उनको वो लेटर ऑफर भेज दो और बोलो जिसको आके अपना शेयर वापस करना है कर दे। दूसरा तरीका, खुद डीमैट अकाउंट खोल लो कंपनी के नाम पे और ओपन मार्केट से खुद बाई करना चालू करो, जैसे पब्लिक शेयर खरीदता है वैसे। और तीसरा तरीका, अपने एम्प्लॉइज को बोलो आप लोग शेयर दे। ठीक है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तुमको एक देना पड़ेगा सेबी को, जिसमें 2 डायरेक्टर का साइन होगा और एक एमडी का साइन होगा। अगर 2 डायरेक्टर है तो अगर एक एमडी साइन करे तो एक नॉर्मल डायरेक्टर, और नहीं तो 2 डायरेक्टर, कि तुम ये बाईबैक के बाद इंसॉल्वेंट नहीं हो जाओगे। अरे भैया लौटा दिया पैसा शेयर होल्डर का, 25% शेयर होल्डर का मान लो, और उसके बाद कंपनी के पास ही फंड नहीं बचा और बिजनेस धीरे धीरे बर्बाद हो गई, तो बाकी 75% क्या गलती की थी? तो भैया जी इंसॉल्वेंसी नहीं होगी, इस बात का एक सर्टिफिकेट प्रूफ दो कि तुम सॉल्वेंट रहोगे। सर ये जो शेयर हम ले लिए, पहले तो दुनिया में फिजिकली वापस लेते थे और आजकल ऑनलाइन वापस होता है। दोनों ही सूरत में तुमको 7 दिन के अंदर अंदर, अगर फिजिकली लिए हो तो डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर ऑनलाइन में कैंसिल कर रहे हो तो उतना शेयर अपने पोर्टल से डिलीट कर दो। ठीक है, तभी माना जाएगा बाईबैक कंप्लीट हुआ। अगर एक बार तुम बाईबैक कियो तो सेम काइंड ऑफ शेयर्स अगले 6 महीने तक दोबारा इशू नहीं कर सकते। मजाक कर रहे थे, एक बार बाईबैक कर लिए और फिर से शेयर बेच के पैसा उठा रहे हो, क्यों बाईबैक किए थे? लेकिन अगर तुम बोनस शेयर देने का पहले से अनाउंस कर रखे थे तो वो दे सकते हो, वो फर्दर इशू नहीं माना जाता। कोई शेयर वारंट खरीदा था तुम्हारी कंपनी का, जब शेयर में कन्वर्ट होने वाला है तो वो देना ही पड़ेगा। कोई अगर ईशॉप का ऑप्शन तुम पहले अनाउंस करके रखे थे, स्वेट इक्विटी का ऑप्शन पहले ही अनाउंस करके रखे थे, प्रेफरेंस शेयर को पहले इक्विटी में कन्वर्ट करने का, डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करने का अनाउंस करके रखे थे, ये सब को फर्दर दोबारा इशू नहीं मानते। मतलब ये अलाउड है। बाईबैक के 1 महीना बाद अगर ये करना पड़ गया तो अलाउड है, लेकिन बाईबैक के बाद 6 महीने तक तुम नॉर्मल पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है मेरा बात? हाँ सर बाईबैक का एक रजिस्टर में मेंटेन रखना, जो जो शेयर वापस आ रहा है, किसका किसका वापस आ रहा है, पूरा लिस्ट मेंटेन करना।
SS10 में उसका फॉर्मेट दिया हुआ, पूरा डिटेल मेंटेन करना, उस आदमी का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, जो भी तुम लिख सकते हो उस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ क्या क्या भरना है, और उस पर कंपनी सेक्रेटरी का साइन भी होगा, ताकि कल को कोई को डाउट हो कि तुम तो बाईबैक में फ्रॉडगिरी किए, तुम पब्लिक का शेयर वापस लिए नहीं, तुम खाली बाईबैक का नौटंकी करके प्रमोटर और प्रमोटर के ग्रुप लोगों का शेयर ले लिया वापस, और उनको लंबा चौड़ा बोनस पे, प्रीमियम पे पैसा लौटा दिया। हो सकता है ये फ्रॉड। तो सर जी आप ये रजिस्टर मेंटेन रखो, ताकि कोई को कल लगे फ्रॉड हुआ तो वो आके चेक करवा ले कि किन किन लोगों का बाईबैक किया, और अगर बाद में ये पकड़ा गया तो कंपनी पे केस भी होगा। ठीक है, मोटा मोटी बाईबैक का आखिरी बात, जब ये बाईबैक का पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर ROC को खबर कर देना और सेबी को भी खबर कर देना कि हमारा बाईबैक का पूरा काम। अगर इस काम में कोई गड़बड़ी हुआ तो फाइन पेनल्टी है भाई 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का फाइन, 3 साल तक का जेल, और एम्प्लॉय को भी 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन। सर सारे फाइन क्या रटे हैं बैठ के। देखो अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो, जहां जहां फाइन पड़े उसकी एक लिस्ट बना लो, ट्राई करो उसको 2-3 बार पढ़ लेने। ठीक है, अब अमेंडमेंट ये है कि पहले जो जेल वाला बात था वो हटा दिया। ठीक है, इस टॉपिक और फाइन भी अब खाली 3 लाख होगा। 1 लाख से 3 लाख जो लिखा गया था ना पुराना, अब 1 लाख मिनिमम कुछ नहीं है, सीधा 3 लाख का फाइन है। तो जेल मत जाओ लेकिन 3 लाख तक का फाइन दे। ठीक है, आप अपने सब्सिडियरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी से बाईबैक नहीं कर सकते, ये चालूगिरी नहीं करना। आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपका सब्सिडियरी कंपनी, आपका होल्डिंग कंपनी, इन लोगों से बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर आप ये तो पहले भी एक पॉइंट पढ़े थे ना कि आप ये इंटरेस्ट पेमेंट या प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन या डिबेंचर को रिडम्पशन या डिविडेंड देने में, ये सब में डिफॉल्ट किए तो बाईबैक नहीं कर सकते, कोई ब्याज चुकाने में। लेकिन ये लॉकिंग पीरियड 3 साल तक का ही होगा, ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर का लॉक लग जाएगा। ठीक, तो ये था बाईबैक, बड़ा टॉपिक था। डिबेंचर्स आज का आखिरी टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक, उतना बड़ा बात नहीं है। डिबेंचर क्या होता है जानते हो? एक टाइप का, तो डिबेंचर का दूसरा नाम बॉन्ड भी है। एक टाइप का एविडेंस ऑफ डेप्ट, एक डॉक्यूमेंट है बेटा जिसपे ये लिख के दिए हैं आप कंपनी को इतने रुपये उधार दिए, जिसके ऊपर कोई एक एसेट को हम गिरवी रखें। ठीक है, डिबेंचर एक टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया जो ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर मेरी कंपनी का कोई डिबेंचर ले तो किसी और को भी बेच के जा सकते। डिबेंचर को बाद में इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, हुल्ली या पार्ट। अगर ये कन्वर्जन होगा तो पहले शेयर होल्डर का SR पास करवा लेना। ऑब्वियस बात है बेटा, कोई भी तुम्हारा इक्विटी शेयर होने जा रहा है तो पुराने इक्विटी शेयर्स को उनसे पहले परमिशन ले लो, वरना इनका वोटिंग राइट कम हो रहा है। हाँ, डिबेंचर में कोई वोटिंग राइट नहीं होता सर, ये तो पता ही था। ठीक सर, जनरली इंडिया में आज के जितने सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू होते हैं, वो होता है ना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू नहीं होता सर। डिबेंचर का भी कोई पीरियड है, हाँ, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। अगर कोई कंपनी वही वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 साल तक कर सकता है, और उस पर वही कंडीशन कि उसको रिडम्पशन भी 21वां साल से 10% करके करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाला कंपनी है जिसका काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना। ठीक है, कोई NBFC है, ये लोगों को अलाउ किया है कि 30 साल तक का भी इशू कर सकते। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगा उसको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। सर क्यों? वो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी पे नजर रखेगा कि जो मान लो हम 10 लाख का लोन लिए, एक 12 लाख का एसेट को गिरवी रखे, पैसा सेफ है इन लोगों का। लेकिन सर जी
एसेट है ना, वैल्यू गिरते गिरते 10 लाख के नीचे भी तो जा सकते हैं। ठीक बात। सर एसेट है ना, बेच भी तो सकते हैं बिना उनको बताए। कौन सा डिबेंचर होल्डर आके हर बार चेक कर पाएगा? तो कोई तो जो नजर रखे और उनको खबर करेगा। तो आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा जो इन सब बातों का डिबेंचर होल्डर को खबर करेगा, उनका मीटिंग बुलवा के देगा। और ये 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाने चाहिए जिस दिन आप डिबेंचर अलॉट किए। ये डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सीधा सा। ठीक है। जो भी कंपनी एसेट गिरवी रख रहा है ना, वो डिबेंचर होल्डर के नाम पे गिरवी रख रहा है, लेकिन एक तरीके से वो डिबेंचर ट्रस्टी को गिरवी रख रहा है, क्योंकि उसके नाम पर रहेगा तभी तो वो चेक कर पाएगा। तो यही यहाँ पे जानो, यहाँ पे और कोई काम कर रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का डिबेंचर है तो ये एसेट गिरवी रखना कंपलसरी नहीं है, बाकी के लिए कंपलसरी है। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डिबेंचर इशू कर रहा है तो वो अपने आप में एक गारंटी है। ठीक है। बाकी सब जगह इंडिया में सिक्योर डिबेंचर इशू करना पड़ता है। कंपनी इशू कर रहा है सर अगर, तो आपको सिक्योर डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। सर डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? तो हम आपको पहले ही बोला था कि कंपनी को 60 दिन के अंदर अंदर नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा और वो कंपनी से कोई वे में भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ भी कंपनी करेगा उसका रिटन कंसेंट लेकर करेगा उन डिबेंचर्स के मामले में। सर अगर मान लो डिबेंचर ट्रस्टी मर गया या कोई कारण से वो वैकेंसी कर गया तो कंपनी को ये पोस्ट फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का मेजोरिटी कंसर्न लेके तुम नया डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करो। क्या डिबेंचर होल्डर अगर डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव करना चाहे, उनको लग रहा है यही चोर है, यही कंपनी के साथ सेटिंग करके बैठे है, तो 3/4 डिबेंचर होल्डर अगर, यानी 75% डिबेंचर होल्डर अगर बोलते हैं तो वो डिबेंचर ट्रस्टी को हटाया जाए। ठीक है। सर डिबेंचर होल्डर लोग का मीटिंग तो कॉल किया जाएगा एटलीस्ट 1। अगर कोई डिबेंचर होल्डर को लगता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हमारा मीटिंग बुलाओ, तो 1/10 डिबेंचर होल्डर जाके अप्लाई करेंगे, तभी इन लोगों का मीटिंग बुलाया जाएगा। अब एक डिबेंचर होल्डर आके बोलेगा मेरा मीटिंग कराओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यही शेयर के केस में भी नियम है बेटा। अगर शेयर होल्डर मीटिंग बुलवाना चाहता है ना कंपनी से, तो 1/10 शेयर होल्डर, वोटिंग पावर वाला 1/10 शेयर होल्डर अगर आके बोलेगा, तभी कंपनी उन लोगों के बोलने पे मीटिंग बुला के दे। ठीक है। जब वो यहाँ पे भी नहीं है, जब भी कंपनी ये डिबेंचर इशू करेगा उसको एक DRR अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ताकि जब उनका पैसा लौटाने का टाइम आए और अगर कंपनी के पास वो पैसा कम पड़ जाए तो यहाँ से यूज हो। ठीक है। वो डिबेंचर रिडेम्पशन के अलावा कोई और काम में यूज नहीं हो। ये प्रॉफिट से क्रिएट होता है, नॉर्मल ज्ञानबाजी है। कितना परसेंटेज यहाँ पे लिखा नहीं है, हम बता देते हैं 25%। कब क्रिएट करेगा? एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर। जिस साल रिडीम करने का टाइम आएगा ना, उस साल का 30th अप्रैल को, मान लो 2031 मार्च 2016 में हमको रिडीम करना है, तो 30 अप्रैल 2015 हुआ ना उसका पहला वाला, ठीक अप्रैल। रिडीम करने के ठीक पहले वाले अप्रैल के आखिरी दिन ये रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है। कितना परसेंट? 15%, नॉट लेस देन 15%। तुम ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसमें और कोई काम का बात नहीं बची। ट्रस्ट का एक डीड फाइल होगा, ये तो फालतू बात है, ROC को बताना पड़ेगा जब डिबेंचर ट्रस्टी से डीड फाइल कर रहे हो, तो इतना काम का बात नहीं है। जब उनका पैसा वापस करोगे, इंटरेस्ट वापस करोगे, वो कैसा? एज पर द कंडीशन। जिस डिबेंचर होल्डर के साथ तुम्हारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस कंडीशंस के हिसाब से ब्याज चुकाओगे। अब कोई का अगर हाफ ईयरली ब्याज चुकाना है तो हाफ ईयरली चुकाओगे, क्वार्टरली ब्याज चुकाने का लिखा हो तो क्वार्टरली चुकाओगे, एनुअली लिखा है तो एनुअली चुकाओगे।
और जितना दिन बाद रिडीम करने के बाद कि उतना दिन के बाद रिडीम कर लो। और अगर रिडीम करने में फेल किए तो भाई ट्राइब्यूनल में चला जाएगा मैटर, कोर्ट डिसाइड करेगा। तुम अपने डिवेंचर होल्डर से पहले एप्लीकेशन फाइल करवा लोगे कि भैया हम तुम्हारा पैसा लेट दे पाएंगे और उसको ट्राइब्यूनल में ले लेंगे, ठीक है। और तो कुछ नहीं, हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पूरा अलग चैप्टर।